पिछले चर्चा में हमने देखा कि यदि किसी राष्ट्र की आय का आकलन करना है तो कैसे किया जाता है। उसमें हमने जीडीपी के बारे में समझा। जीडीपी किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है। तो जीडीपी राष्ट्रीय आय के बारे में बताती है, लेकिन अगर किसी राष्ट्र की वास्तविक आय आपको जाननी है कि उस राष्ट्र की वास्तविक आय कितनी है, तो उसके लिए एनएनपी का प्रयोग किया जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे। अभी हम यहाँ देखेंगे कि शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी क्या होता है। तो जैसे हमने देखा कि जीडीपी यह बताती है कि अर्थव्यवस्था में जो वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जा रही हैं उनका मौद्रिक मूल्य कितना है। तो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जो मशीनें प्रयोग की जा रही हैं, उत्पादन प्रक्रिया में जिस भवन संरचना में फैक्ट्री लगाई गई है, इन सब चीज़ों की घिसावट होती है समय के साथ साथ। जैसे मशीनें क्या हैं, मशीनों में लगातार उत्पादन हो रहा है तो मशीनों के जो कल पुर्जे हैं वो घिसते रहते हैं, मशीनें धीरे धीरे समय के साथ पुरानी होती जा रही हैं, है ना। तो ये घिसावट होती है उसमें। और जो भवन हमने बनाया उसमें पेंट वगैरह कराया, समय के साथ वो खराब होता जाता है। अब मकान हमारा जो है भवन वो कमज़ोर होता चला जाता है समय के साथ साथ, तो उसमें भी घिसावट होती है। तो इस तरीके से जितनी भी चीज़ें हैं जो उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग होती हैं उन सब चीज़ों में घिसावट आती है। तो घिसावट की दर का जो निर्धारण किया जाता है वो राष्ट्रीय सरकार के द्वारा किया जाता है। विश्व के जितने भी देश हैं वहाँ की राष्ट्रीय सरकारें अलग अलग दरें तय करती हैं घिसावट की। जैसे भारत में ये है कि जो हम पंखा खरीदते हैं, इलेक्ट्रिक पंखा, उसकी घिसावट की दर 10% है। कहने का मतलब अगर हमने 100 रुपये का पंखा खरीदा है तो अगले वर्ष वो घिस करके 10% उसका मूल्य कम हो जाएगा, 90 रुपये का ही बचेगा। इस तरीके से आगे के वर्षों में उसकी घिसावट होती रहती है। और जो हमारा रिहायशी मकान है जहाँ हम रहते हैं, वो जैसे हम मानते हैं कि वो 100 वर्षों तक चलता है, तो उसकी घिसावट दर जो है वो 1% तय की गई है ना। तो इस तरीके से अगर हम एनडीपी ज्ञात करना चाहते हैं तो जीडीपी में से घिसावट को घटा करके हम प्राप्त कर सकते हैं। एनडीपी का प्रयोग ये जानने के लिए किया जाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में घिसावट के चलते कितना नुकसान हुआ है। वैसे दुनिया के सभी देश घिसावट को कम से कम रखना चाहते हैं, इसके लिए वो नवीन तकनीकी और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि घिसावट को शून्य कर पाना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी इसको कम करने के विषय में प्रयास चल रहा है। तो आइए हम एक नई अवधारणा की तरफ बढ़ते हैं जो होती है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी। तो आप ये समझिए कि हमारे देश में जो उत्पादन हो रहा है वस्तुओं और सेवाओं का, तो हमारे देश के नागरिक दुनिया के बाकी देशों में भी तो हैं। जैसे यहाँ के बहुत सारे लोग खाड़ी के देशों में, अरब कंट्रीज़ में हैं, अमेरिका में हैं, यूरोपीय कंट्रीज़ में हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह हर जगह मौजूद हैं। तो वो लोग वहाँ पर जो आय अर्जित करते हैं, हमारे देश की फैक्ट्रियाँ हैं दूसरे देशों में, वो लोग जो वहाँ पर आय पैदा करती हैं वो वहाँ से हमारे देशों को वो आय भेजती हैं, है ना। तो उससे भी जो हमको आमदनी होती है उसको भी हम अपने जीएनपी में जोड़ते हैं। जीएनपी ज्ञात करने के लिए उसको जोड़ते हैं जीडीपी में। तो 3 तरीके की विदेशी आय होती है। एक होता है निजी प्रेषण। निजी प्रेषण का मतलब जैसे भारत के नागरिक मैंने बताया कि दूसरे देशों में होते हैं, वो वहाँ पर जो आय अर्जित करते हैं, काम करते हैं, जो आमदनी उनको होती है वो वहाँ से उसका प्रेषण करते हैं भारत को। भारत में उनके जो निजी संबंधी हैं, परिवार वाले, उनको भेजते हैं, तो उससे हमको आय होती है। तो 2014 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा निजी प्रेषण प्राप्त करने वाला राष्ट्र है। 80 अरब अमेरिकी डॉलर हमको प्राप्त हुए थे 2014 में। तो एक तो ये तरीका है विदेशी आय प्राप्त करने का। दूसरा है विदेशी ऋणों का जो ब्याज आता है। जैसे भारत ने जो दुनिया के देश हैं जो विकासशील हैं या जो पिछड़े देश हैं जिनको पैसों की आवश्यकता पड़ती है, तो उन्होंने भारत से कर्ज लिया है, ऋण लिया है।
तो उस ऋण के बदले वो ब्याज चुकाते हैं, तो वो जो ब्याज हम प्राप्त करते हैं वो हमारी आय का एक हिस्सा है। लेकिन ये विदेशी ऋण के मामले में भारत नकारात्मक आय ही होती है, क्योंकि भारत ने जितना ऋण बांट रखा है उससे अधिक तो उसने ऋण ले रखा है वैश्विक संस्थाओं से, वर्ल्ड बैंक, IMF या जो दुनिया के विकसित देश हैं वहाँ से, तो इन सब देशों से ले रखा है, तो उसका ब्याज हमको चुकाना पड़ता है। तो जितना हमको ब्याज मिलता नहीं, उससे ज़्यादा तो हमको देना पड़ता है, इसलिए ये पक्ष ऋणात्मक ही आता है। और तीसरा है विदेशी अनुदान। जो वैश्विक संस्थाएं हैं वो अनुदान करती हैं भारत को, या जो विकसित देश हैं वो जो अनुदान करते हैं, तो उससे जो हमको आमदनी होती है वो भी हमारे आय में जुड़ती है। भारत भी दुनिया के जो दूसरे देश हैं उनको अनुदान देता है, जो कमज़ोर पिछड़े देश हैं या कहीं पर आपदा आ गई तो अनुदान देता है, या मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराता है। आप देखते हैं शांति का काम हर जगह करता रहता है, तो उसमें जो खर्च आता है या जो अनुदान करता है तो वो भी चीज़ें हैं। तो अगर GNP हमको निकालना होता है तो हम GDP में विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ करके GNP निकाल सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक आय का आकलन कैसे किया जाता है। मैंने बताया ही कि NNP शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के माध्यम से इसका आकलन किया जाता है। तो जो विदेशों से आय प्राप्त हुई है, जो हमारे राष्ट्र में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है उसका मूल्य, विदेशों की आय का मूल्य, इन सब को जोड़ करके जो हमारा GNP बनता है, उस GNP में से अगर हम घिसावट को घटा देते हैं तब हमारा NNP आ जाता है। घिसावट के बारे में मैंने आपको बताया ही। तो NNP इसी तरीके से प्राप्त किया जाता है। यही किसी भी राष्ट्र की वास्तविक राष्ट्रीय आय होती है। अब जैसे हमको प्रति व्यक्ति आय निकालना है कि देखना है कि उस राष्ट्र के भीतर प्रत्येक आदमी कितनी आय अर्जित करता है, तो NNP जो हमारी नेशनल इनकम है उसमें हम उस राष्ट्र में रहने वाले नागरिकों को डिवाइड कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तो इससे हमारी प्रति व्यक्ति आय आ जाती है। इसको आकलित करने के लिए हमारे यहाँ एक केंद्रीय संगठन है जिसको CSO कहते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, तो वो आकलन करता है। अब आइए देखते हैं कि राष्ट्रीय आय का जब आकलन किया जाता है तो दो बातों का ध्यान रखा जाता है, एक है लागत और दूसरा है मूल्य। तो लागत और मूल्य की भी दो श्रेणियां हैं। जैसे लागत के अंतर्गत जब किसी अर्थव्यवस्था में आय का आकलन किया जाता है तो ये देखा जाता है कि वस्तु को, तो इसमें दो चीज़ें आती है, एक है कारक लागत और दूसरी है बाजार लागत। तो जैसे कारक लागत ये बताती है कि जो वस्तु हमने उत्पादित की है उस वस्तु को उत्पादित करने में जो आगतें लगी हैं, जैसे जो कच्चा माल लगा है, जो हमने मजदूरी दी है या जो हमने पूंजी ली है तो उसका जो हमने ब्याज दिया है, और जो श्रम या जो किराया वगैरह है, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं इन सब को जोड़ करके कुल मिलाकर आप ये समझिए कि वस्तु को उत्पादित करने में जितना खर्च आया हुआ होता है वो उसकी कारक लागत होती है। तो एक तो कारक लागत पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है और दूसरा बाजार लागत पर की जाती है। बाजार लागत क्या होती है? बाजार लागत में कारक लागत के साथ साथ जो कर हमने अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर अदा किया होता है उसको भी जोड़ लेते हैं, तो उससे बाजार लागत निकल आती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना अभी तक कारक लागत पर ही होती थी, लेकिन 2015 से CSO ने बाजार मूल्य पर भी इसकी गणना करनी शुरू कर दी है। तो ये तो हो गया लागत के आधार पर राष्ट्रीय आय का आकलन। अब मूल्य के आधार पर देखते हैं। तो मूल्य के आधार पर भी दो श्रेणियां होती हैं, एक स्थिर मूल्य पर आकलन किया जाता है आय का और दूसरा चालू कीमतों पर किया जाता है। तो इन दोनों में अंतर केवल मुद्रास्फीति का होता है। जैसे स्थिर मूल्यों पर जब आकलन किया जाता है तो किसी पिछले वर्ष में देखा जाता है, किसी पिछले वर्ष को आधार वर्ष बना लिया जाता है और उसी वर्ष में जो मुद्रास्फीति रहती है उसी के आधार पर आकलन कर दिया जाता है। जैसे अभी जो है जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है, तो 2011-12 में जो मुद्रास्फीति या जो वस्तु या सेवाओं का मूल्य 2011-12 में रहा होगा उसी मूल्य पर आज हम आकलन कर लेते हैं आज की राष्ट्रीय आय का।
और जो चालू कीमतें हैं तो चालू कीमतों में जो वर्तमान में वस्तु और सेवाओं का मूल्य है उसके आधार पर हम आकलन कर लेते हैं। तो इस तरीके से राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। तो ये हमारा जो परिचय था अर्थव्यवस्था का वो समाप्त हो गया। अब हम दूसरे अध्याय की तरफ बढ़ेंगे और इस अध्याय में हम पढ़ेंगे वृद्धि, विकास और खुशहाली के बारे में। तो किसी भी राष्ट्र की वृद्धि का आकलन करने के लिए कई तरीके हैं। जैसे हम देखते हैं कि वो देश आर्थिक समृद्धि कर रहा है कि नहीं, आर्थिक वृद्धि कर रहा है कि नहीं, या विकास हो रहा है कि नहीं है ना। तो इस तरीके से हम प्रगति या विकास को नापते हैं। तो इसमें हम पहली अवधारणा पढ़ते हैं आर्थिक समृद्धि। तो आर्थिक समृद्धि किसी भी राष्ट्र में उसके जीडीपी में होने वाले सकारात्मक परिवर्तन को आर्थिक समृद्धि या आर्थिक वृद्धि कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी जीडीपी $3 ट्रिलियन की है और अगले वर्ष वो $0.5 ट्रिलियन बढ़ गई, तो अब $3.5 ट्रिलियन हो गई। तो हमने कहा कि हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे कि हमारे देश में आर्थिक वृद्धि हो रही है। अब वो जितना $0.5 ट्रिलियन बढ़ा है उसको हम निकाल लेंगे प्रतिशत में, तो वो जो प्रतिशत में आएगा वो हम कहेंगे कि इतने प्रतिशत की दर से हमारा देश प्रगति कर रहा है। जैसे आप देखते हैं ना जीडीपी का आंकड़ा प्रकाशित किया जाता है, उसमें बताया जाता है कि 6% की दर से हम वृद्धि कर रहे हैं, हमारी ग्रोथ रेट इतनी है ना। तो वो चीज़ें कभी कभी जीडीपी में गिरावट भी आ जाती है। जैसे कोरोना काल में आपने देखा कि जो हमारे जीडीपी की वृद्धि दर थी वो ऋणात्मक हो गई थी, माइनस में चली गई थी, तो उसको हम ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ। तो विकास नापने के लिए आर्थिक वृद्धि पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आर्थिक वृद्धि केवल यही दिखाती है कि हमारी राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी हो रही है। तो राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी होने का मतलब ये नहीं है कि उस राष्ट्र में रहने वाले नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार आया है ना। तो इसके लिए हम विकास को देखते हैं। तो आर्थिक विकास का पैमाना क्या होता है, आइए समझते हैं। तो जैसे काफ़ी लंबे समय तक अर्थशास्त्रियों में ये मान्यता रही कि अगर देश की आय बढ़ रही है तो अपने आप वहाँ के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। जैसे आप खाड़ी के देशों को देख लीजिए, वहाँ आय तो बढ़ी है लेकिन वहाँ पर जीवन गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ। तो इसी के चलते वृद्धि और विकास इन अवधारणाओं को अलग अलग तरीके से परिभाषित करने के लिए 1960 के दशक से प्रयास चलने लगे। और अब अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि अगर पोषण स्तर में सुधार हो रहा है, नागरिकों के स्वास्थ्य सुविधाओं तक उनकी पहुंच बन रही है, शिक्षा के अवसर उनको उपलब्ध हो रहे हैं, आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता आदि की उपलब्धता उनको हो रही है, जिससे वो एक अच्छा जीवन जी पा रहे हैं, तब सही मायनों में विकास हो रहा है। तो अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक हैं उसकी पूर्ति होना ही विकास है। इसमें इसके साथ साथ न्यूनतम आय की भी गारंटी होनी चाहिए, है ना। तो न्यूनतम आय हो और जीवन के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं, तब हम मानेंगे कि उस देश में विकास हो रहा है। तो ये कहा जाता है कि अगर आर्थिक विकास करना है तो उच्च आर्थिक वृद्धि जरूरी है। अगर आपके पास आय ही नहीं होगी, अधिक आय ही नहीं होगी, तो आप विकास कैसे कर पाएंगे। तो आर्थिक विकास के लिए उच्च आर्थिक वृद्धि होना जरूरी है, लेकिन उच्च आर्थिक वृद्धि ये गारंटी नहीं देती है कि आर्थिक विकास होगा ही, है ना। मतलब अगर आपके पास खूब पैसा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी सरकार लोक कल्याण के कार्यों में खर्च करेगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवास या जो अन्य चीज़ें हैं उन पर खर्च करेगी ही करेगी, ये ज़रूरी नहीं है।
तो अब विकास का मापन कैसे किया जाता है? तो विकास को मापने के लिए अर्थशास्त्रियों ने कई तरीके विकसित किए हैं, जिसमें एक तरीका यूएनडीपी के द्वारा विकसित किया गया है, जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं, है ना। इसके माध्यम से एक सूचकांक प्रकाशित किया जाता है, जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक कहते हैं। मानव विकास सूचकांक का विकास पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, और भारतीय जो नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और इंगे कॉल, इन लोगों ने मिलकर के किया है। एचडीआई को नापने के लिए 3 संकेतकों का प्रयोग किया जाता है। वो 3 संकेतक हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। तो ये 3 चीज़ें मिला करके विकास को नापा जाता है, और हर पैमाने के लिए अधिकतम और न्यूनतम सीमा तय की गई है, जिसे गोल पोस्ट कहा जाता है। जैसे हर देश अलग अलग जगह ठहरता है इस गोल पोस्ट में। जो इसकी जो वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में बताई जाती है। जैसे जो तीनों सूचक हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, उसमें उन तीनों की वैल्यू 0 से 1 के बीच में बनाई जाती है, और उनके जो अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं। शिक्षा का सूचक अलग है, जैसे शिक्षा के सूचकों में 2 सूचकों का प्रयोग किया जाता है। एक ये है कि 25 वर्ष की आयु तक किसी भी व्यक्ति को या किसी भी जो विद्यार्थी है उसने औसत कितने वर्षों तक पढ़ाई की है। मतलब जब वो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है तो उस 25 वर्ष की आयु पूरी करने में उसने औसत कितनी स्कूली शिक्षा ग्रहण की है। तो जैसे इसका अधिकतम मान है 15, कि जैसे अगर कोई व्यक्ति 15 वर्ष तक 25 वर्ष की आयु पूरी होने पर 15 वर्ष तक उसने शिक्षा ग्रहण की है, तो उस राष्ट्र का जो शिक्षा का सूचक होगा उसकी वैल्यू 1 कर दी जाएगी। तो ये जो सबसे अच्छा होता है, 0 सबसे लो क्वालिटी का और 1 जो है सबसे अच्छी क्वालिटी का। तो एक सूचक ये है शिक्षा का कि 25 वर्ष की आयु पूरी होने तक औसत कितनी शिक्षा प्राप्त की है, और दूसरा सूचक ये है कि पढ़ाई के संभावित साल कितने रहे हैं, कि किसी भी बच्चे का या किसी भी विद्यार्थी का स्कूल में पढ़ने का अनुमानित साल कितना होगा। कहने का मतलब वो कितने साल तक अनुमानित रूप से स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो इसकी जो अधिकतम सीमा 18 वर्ष है। कहने का मतलब कि कोई भी बच्चा या कोई भी विद्यार्थी अधिकतम अगर 18 वर्ष तक स्कूली शिक्षा ग्रहण करता है तो उसकी जो शिक्षा का हम वैल्यू देंगे वो 1 देंगे, है ना। तो 0 से 1 के बीच में वैल्यू दी जाती है शिक्षा सूचक को, और उसी आधार पर तय किया जाता है। 1 अगर किसी राष्ट्र की वैल्यू है शिक्षा सूचक का, तो इसका मतलब कि वो राष्ट्र अपने यहाँ शिक्षा पर बहुत ज़्यादा निवेश कर रहा है और वहाँ की जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत अच्छा है। और अगर 0 है तो माना जाता है कि वहाँ पर कोई भी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, वो बहुत शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ देश है। और अगर बीच में है तो इस तरीके से हम तय करते हैं कि मध्यम, निम्न और उच्च शिक्षा वाले जो देश हैं, इस आधार पर उसका आकलन किया जाता है। आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम देखेंगे कि जो 2 अन्य सूचक हैं एचडीआई नापने के, शिक्षा तो हो गया, अब हम कल स्वास्थ्य सूचक और जीवन स्तर सूचक के बारे में भी समझेंगे। धन्यवाद।